गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फार्मा इजी स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट की यूनिट 5 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पीएच पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हम बफर पढ़ेंगे। तो बफर में हमको क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन ऑफ बफर, एप्लीकेशन ऑफ बफर, बफर कैपेसिटी एंड बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। एंड वन टॉपिक आपका क्या होगा, एक और टॉपिक आपका क्या होगा, बफर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि बफर होता क्या है। बफर्स आर डिफाइंड एज ए कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। मतलब बफर को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकार का कंपाउंड है या कंपाउंडों का मिक्सचर है दैट बाय देयर प्रेजेंस इन एनी सॉल्यूशन। अगर वो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्या बफर, अगर बफर आपके किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, रेजिस्ट मतलब विरोध करता है चेंज इन द पीएच, उसमें उसके पीएच के चेंजिंग में, अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन में आपका बफर सॉल्यूशन डाला गया है या ऐड किया गया है, तो अगर आप उसमें स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस डालते हैं तो उसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पीएच जो होगा वो एज इट इज कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन कब तक? जब तक आप स्मॉल क्वांटिटी में डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उसको हायर अमाउंट में डाला तो आपका वो अलग डाला जाएगा, आपका वो उसका पीएच चेंज हो जाएगा। द रेजिस्टेंस टू ए चेंज इन अ पीएच इज नोन एज बफर एक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो इसको रोकता है कि उसके पीएच में चेंज ना हो पाए, तो वही कहने का मतलब है रेजिस्टेंस टू ए चेंज इन अ पीएच। मतलब पीएच में चेंज जो होता है, जो उसका प्रतिरोध करता है, उसको बोलते हैं बफर एक्शन। द अमाउंट ऑफ एसिड बेस required to produce a unit change in pH in solution is known as buffer capacity। कहने का मतलब क्या है कि इतना अमाउंट, कितना अमाउंट कि उसके पीएच में चेंज हो जाए। अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के पीएच में अगर बफर कंटेनिंग सॉल्यूशन है तो उसमें आप इतनी मात्रा में एसिड या बेस डालें कि उसका पीएच जो हो वो अलग हो जाए। मतलब कहने का मतलब है अगर 6 है तो 7 हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? बफर कैपेसिटी। अब कैपेसिटी के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप जो बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको एक क्षमता दे देंगे कि आप इतने अमाउंट तक एसिड बेस डाला जाएगा तो आप पीएच चेंज नहीं होने देंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर बफर कैपेसिटी आपने 6 रख दी तो 6 ml तक आप एसिड बेस डालेंगे तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे आप 7वां ml डालेंगे तुरंत उसमें चेंजिंग आ जाएगी उसके पीएच को। उसको क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी। तो हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये मैंने एक 50 ml का एक बफर कंटेनिंग सिरप लिया हुआ है जिसका पीएच कितना है? 3.5। ठीक है, अब उसमें आपने क्या किया? 1 ml आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। अब इसमें बफर कंटेनिंग, बफर कौन सा पड़ा हुआ है, कितने कैपेसिटी का पड़ा हुआ है? 10 कैपेसिटी का पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जब आप 10 ml कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तब जाके उसमें उसके पीएच में कोई चेंजिंग आएगी। तो इसी प्रकार से आपने 50 ml का एक सिरप लिया जो कि बफर कंटेनिंग है, उसका पीएच कितना है? 3.5। देन आपने 1 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें ऐड किया, उसका वॉल्यूम बढ़ के 51 ml हो गया, बट उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज 3.5 बना रह गया। देन आपने फिर 1 ml स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, उसका अमाउंट होगा 52 ml। देन बट उसका पीएच जो क्या है? 3.5 रेजिस्टेंस रह गया। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रह गया। फिर उसके बाद आपने फिर 1 ml डाला, फिर ऐसे ऐसे करके आपने 9 ml तक डाल दिया। ठीक है, अब 9 ml डालने के बाद आपका उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब 50 ml सिरप का 59 ml सिरप आपने बना लिया विद द एडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका पीएच में कोई चेंज नहीं हुआ। बट जैसे ही आपने 10वां ml उसमें डाला, क्या डाला? स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, उसका वॉल्यूम बढ़ के 60 ml हुआ और जो उसका पीएच है वो 3 पॉइंट से उड़ के डायरेक्ट 3.8 पे भाग गया। मतलब उसकी जो बफर कैपेसिटी थी कितना थी? 10। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। अब इसी को बेस के माध्यम से देख लें। अब बेस क्या होता है? 7.7 से ऊपर जो होते हैं हमारे वो बेस में आते हैं। तो एक बेसिक सिरप है और बफर कंटेनिंग किया हुआ, उसका पीएच कितना है? 7.5। एज इट इज इसका भी जो बफर कैपेसिटी है वो 10 का है। ठीक है, तो अगर आप इसमें 10 ml तक डालते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 10वें ml पे चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप 1-1 ml करके डालते चले जाएंगे और जब आप 9 ml कंप्लीट हो जाएगा, 59 ml आपका सिरप हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 59 ml हो जाएगा, तब तक उसका पीएच कितना होगा? 7.5। बट जैसे ही आप 10वां ml स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करेंगे उसका पीएच तुरंत वहां से 7.5 टू 7.8, 7.9 या 8.4 तक जा सकता है। तो इसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी
किस केज में, बफर मतलब बेसिक के केज में। उसके बाद आता है बफर। आपके बफर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर होता है, एक होता है बेसिक बफर। तो एसिडिक का मतलब समझ रही हैं कि 7 से नीचे वाले जितने होते हैं वो आपके एसिड में आते हैं और 7 से ऊपर वाले जितने होते हैं वो बेस में आते हैं। तो वही कॉम्बिनेशन ऑफ जो एसिडिक बफर होता है किसका कॉम्बिनेशन होता है, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। कहने का मतलब क्या है, जो वीक बेसिक होता है जैसे CH3CO है, COOH है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्ट आपका क्या बना, CH3COO माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, वीक एसिड मतलब CH3CO प्लस इट्स साल्ट CH3CO। अगर आप NO एसिड की अब क्रिया करा रहे हैं तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से समझिए, आपने CH3 ले लिया, उसके बाद इसका जो रिएक्शन है आपने NO से करवा दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिला, ये CH3CO1 ने, तो ये आपका क्या हो गया, एक वीक एसिड का सॉल्ट हो गया। तो ये CH3CO1 ने प्लस CH3COH प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस आपने पहले ही मिला लिया NOH, तो ये आपका क्या कहलाता है, एसिडिक बफर। सेम इट इज बफर, बेसिक बफर में क्या होता है, जिसका pH 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक बफर कहलाते हैं। और इसमें क्या कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक बेस क्या है, सच एज आपने अमोनिया ले लिया NH3, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ NH3 आपने ले लिया, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, आप जो ले लीजिए HCl ले लीजिए, ठीक है। तो आपका ये जो बनेगा प्रोडक्ट NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी बोलते हैं आप, ये बनेगा, ये आपका बेसिक बफर हो गया। तो यही हमारे होते हैं एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, फिर भी मैंने आपको पेन के राइटिंग से बता दिया। देन आता है एप्लीकेशन ऑफ बफर, मतलब जो बफर का एप्लीकेशन क्या क्या है फार्मेसी में और हमारे मतलब दैनिक चर्या जीवन में। तो पहला क्या है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मतलब ये लाइफ को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, जैसे स्टमच का पीएच आपका अलग होता है, अबाउट 1.5 to 3.5 होता है। ब्लड का पीएच आपका अलग होता है। बॉडी फ्लूइड का पीएच आपका मतलब पूरी बॉडी का जो पीएच होता है अबाउट 7.4 होता है। तो हम सीधा बॉडी को लेकर चलते हैं। अब बॉडी में जो हमारा मतलब पीएच को मतलब मेंटेन किए होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन होता है। ये आपने मतलब फिजिकल उसमें मतलब HAP में पढ़ा ही होगा कि जो हमारे कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो हमारे बॉडी फ्लूइड का जो पीएच होता है उसको रेजिस्टेंस किए रहते हैं, मेंटेन किए रहते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है, बॉडी यूजेस बफर सोल्यूटेंट टू मेंटेन कांस्टेंट पीएच, ठीक है। जिसका जितना पीएच है वो उतने पे ही निर्धारित रहेगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट बफर दैट कीप द बॉडी पीएच टू 7.4, मतलब जो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बफर होते हैं वो बॉडी के पीएच को 7.5 पे एकदम रेजिस्ट मतलब क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस रखते हैं, एकदम स्थिर रखते हैं। देन हमारा दूसरा है क्या है, बायोकेमिकल एस्से। हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उनके एस्से में यूज किया जाता है। एंजाइम्स एक्टिविटी डिपेंड ऑन द पीएच, मतलब एंजाइम की क्या एक्टिविटी होगी वो उसके पीएच पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पेप्सिन का नाम आपने सुना होगा, जो प्रोटीन के डाइजेशन में वर्क करता है। उसका पीएच अगर 1.5 पीएच पे है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, मतलब वो अपने आप में संपूर्ण होता है और वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट शो कर सकता है। तो इसी प्रकार से एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड ऑन द पीएच। अगर पेप्सिन का पीएच आपने 1.5 से 2.5 किसी भी माध्यम से हो गया तो उसका जो एक्टिविटी है वो घट जाएगा। सो पीएच ड्यूरिंग एंजाइम एसे मस्ट बी कांस्टेंट। तो अब थर्ड हमारा क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक लिक्विड, जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल लिक्विड होते हैं एंटी एसिड एसिडिफायर। अब एंटी एसिड का यूज आप कब करते हैं, जब आपके पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। एसिडिफायर का यूज कब करते हैं, जब आपके पेट में स्टमच में एसिडिटी मतलब कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे HCl का सिक्रेशन कम हो जाता है तब आप एसिडिफायर का यूज करते हैं। तो एंटी एसिड जो होता है उसका जो पीएच होता है 7.8 to 8.63 होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे आपके स्टमच में HCl का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ तो वहाँ का जो कंसंट्रेशन है, वहाँ का जो पीएच है वो बढ़ गया, मतलब 1.5 से आपका सीधा 2.5 या 3.0 के आसपास में चला गया। अब उसको आप न्यूट्रलाइज करेंगे। अब देखिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस की जरूरत पड़ती है और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एसिड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे प्लस को न्यूट्रल कौन करता है, माइनस, और माइनस को न्यूट्रल कौन करता है, प्लस। उसी प्रकार से जो एंटी एसिड होता है उसका पीएच आपका कितना होता है, 7.8 होता है। तो जब 7.8 पीएच का सॉल्यूशन
3.0 pH के सॉल्यूशन के साथ मिलेगा तो वहाँ पे वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, वहाँ पे मतलब वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उस वहाँ पे जो सिक्रेशन हो रहा है HCl का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और अपने pH पे पहुँच जाएगा 1.5 to 1.8। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो बॉडी मैकेनिज्म उसको सही कर लेती है। देन आता है एसिडिफायर। अब एसिडिफायर का जो pH होता है 2 to 4 होता है। अब क्यों होता है? जैसे HCl का सिक्रेशन आपका कम हो गया और आपका जो मतलब पीएच है वो बढ़ गया, ठीक है। जैसे एज इट इज आप मान लीजिए बेसिक की तरफ बढ़ गया, तो आपको क्या करना है कि अगर बेसिक हो गया तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एसिड की जरूरत पड़ती है। तो 2 से 4 पीएच का आप सॉल्यूशन मतलब एसिडिफायर जो लिक्विड है उसको आप यूज करेंगे और आपका जो स्टमच होगा वहाँ पे उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन हमारा फोर्थ है इन शैम्पूज यूज सिट्रिक एसिड टू मेंटेन स्लाइटली एसिडिक एज टू कॉन्ट्रैक्ट बेसिडिटी ऑफ डिटर्जेंट इन द शैम्पू। देन आता है हमारा इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। अब ब्रीविंग इंडस्ट्री क्या है? जैसे वाइन का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसको, जहाँ दारू वारू बनती है, महुआ महारानी जहाँ पे बनती है उसको हम बोलते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री। बफर आर एडेड बिफोर फर्मेंटेड, ठीक है। तो अब हमको वाइन का भी पीएच हमको मेंटेन रखना है, ठीक है, ताकि उसको हमारा जो मतलब इरिटेशन होता है, स्टमच में इरिटेशन होने लगता है, अगर उसका पीएच ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो आपको वहाँ पे इरिटेशन होने लगा, तो इसलिए वहाँ उसका पीएच आपको एक कंट्रोल में करना रखता है कि मतलब आप उसका एक रेजिस्टेंस से पीएच बनाते हैं। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है? वस्त्र उद्योग, जैसे कपड़ा उद्योग जिसको बोलते हैं। मेनी डाइंग प्रोसेस। अब डाइंग क्या है? जैसे कलर वलर उस पर लगाते हैं तो उसी को बोलते हैं डाइंग प्रोसेस। यूज टू बफर मेंटेन पीएच। देन आता है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। मेनी ड्रग्स गेट हाइड्रोलाइज इन एक्वस solution, adjusting the pH of solution stabilize such as vitamins are stable only within a narrow range of pH। कहने का मतलब क्या है कि जो vitamins होते हैं वो narrow range मतलब लो pH पे ही ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। उसके बाद आपका आता है ऑप्टिमाइजिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी एप्लीकेशन। एंजाइम्स हैव मैक्सिमम एक्टिविटी एट डेफिनेट पीएच वैल्यूज, हैंस बफर ऑफ डिजायर पीएच इज एडेड टू द प्रिपरेशन सच एज पेप्सिन हैज मैक्सिमम एक्टिविटी एट पीएच 1.5, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि जो पेप्सिन होता है प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। अगर उसका जो पीएच है 1.5 है तो आप उसकी जो एक्टिविटी होगी वो अधिक से अधिक होगी, मैक्सिमम एक्टिविटी पे काम करेगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है बफर इक्वेशन, जिसको हम हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो रिफर्ड टू एज ए हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के पीएच के कैलकुलेट करने के लिए, या टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है इसको फाइंड आउट करने के लिए। बफर इक्वेशन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है? जो बफर इक्वेशन है ये डेवलप किया गया है, किस बेसिस पे डेवलप किया गया है? ऑन द इफेक्ट ऑफ साल्ट ऑन द आयोनाइजिंग ऑफ द वीक एसिड। मतलब जो साल्ट का बनता है हमारा, जैसे CH3COH लिया प्लस NaOH लिया तो आपका CH3CONa बना, ठीक है। तो वो जो आपका सॉल्ट बना वो वीक एसिड को कितने आयोनाइज करता है, इसके बेस पे आपका ये बफर इक्वेशन बना। व्हेन द साल्ट एंड एसिड हैव अ कॉमन आयन, देन कंसाइडर एन एसिडिक बफर कंटेनिंग वीक एसिड HA एंड इट्स साल्ट BA। तो आप यहाँ से पूरे बफर इक्वेशन को समझ सकते हैं किस प्रकार से। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ले लिया HA, ठीक है। HA आपका क्या है? वीक एसिड है, ठीक है। तो जब आपने वीक एसिड जैसे CH3COH को आपने आयोनाइज किया तो CH3COO माइनस मतलब A माइनस एंड H प्लस आपका बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है कैसे हुआ, देखे CH3COH आपका ये वीक एसिड है, ठीक है। अब आपने इसको आयोनाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो इसका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल साथ जरा के H3O मॉलिक्यूल बना लेगा और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3CO माइनस आपका बच जाएगा। तो उसी प्रकार से अब BA क्या है आपका? BA आपका क्या है? आपका सॉल्ट है, ठीक है। इसकी का सॉल्ट है। तो आपने जब BA लिया, जैसे आपने जब CH3COH प्लस NaOH का रिएक्शन करवाया तो आपको सॉल्ट के रूप में CH3CONO मिला।
तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब CH3CONO आपने यूज किया मतलब सॉल्ट, उसको हाइड्रोलाइज कराया H2O के उपस्थिति में, मतलब आपने जब वहाँ पे H2 ऐड किया वाटर की उपस्थिति में, उसकी रिएक्शन करवाई, तो ये फिर से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हमारा बाहर निकल गया। तो इसी को वो बोलते हैं बफर इक्वेशन। अब इसका डेरिवेशन आगे किस तरह से होता है वो देखिए, डिसोसिएशन ऑफ HA, ठीक है, मतलब जो हमारा वीक एसिड था उसका डिसोसिएशन इज एट लेसर एक्सटेंट इन द कंपोजिशन टू इट्स सॉल्ट। कहने का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट दैट द रिजल्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ए यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब इस पूरी लाइन का मतलब एक यही है कि जो आपका HA का आयोनाइजिंग हो रहा है वो उसके रेट धीरे है, बट जो आपका सॉल्ट का आयोनाइजेशन हो रहा है उसकी जो होने की रेट है वो ज़्यादा है। तो वहीं यहाँ पे बता रहा है सॉल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट दैट रिजल्ट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ A माइनस यूजिंग A माइनस मतलब CH3CO माइनस का यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मास एक्शन का लॉ क्या है, Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस अपॉन H, जहाँ पर HA क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, H प्लस आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड A माइनस आपका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, जैसे CH3CONA इसका कंसंट्रेशन, और H के जगह पे आप वीक एसिड CH3COH रख दीजिए। तो आप अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, मतलब कहने का क्या है कि H प्लस जो ये वाला H प्लस है आप ये उसको यहाँ पे उठा के भगा दें और K वाले माइनस को इस इधर लगवा दें, तो सीधा क्या हो जाएगा H प्लस इज इक्वल टू KA HA, ये वाला HA आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए HA ऊपर आ गया अपान A माइनस, A आपका ये वाला A माइनस नीचे आ जाएगा, तो H प्लस इक्वल टू KA। ठीक है, अब HA आपका क्या था एसिड था, ठीक है, तो अब वहाँ पे आप एसिड लिख दीजिए, और A माइनस क्या था आपका सॉल्ट था, तो आप वहाँ पे सॉल्ट लिख दीजिए, तो H प्लस KA एसिड बाई सॉल्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड को आप रीअरेंज कर दीजिए, मतलब H प्लस KA HA अपान A माइनस को आप जब रीअरेंज कर दिए तो H प्लस KA एसिड बाई सॉल्ट मिला, सेकंड इक्वेशन मिली। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड आप लॉग ले लेंगे, मतलब दोनों साइड आप क्या ले लेंगे लॉग, तो जब आप इधर लॉग लेंगे तो माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग KA माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि माइनस लॉग एसिड बाई सॉल्ट है, अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा माइनस लॉग एसिड माइनस लॉग साल्ट, इस तरह से आपका खुल जाएगा नोट। अब यहाँ पे एक चीज आप ये समझिए कि माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड इक्वल टू पीएच होता है, और माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड इक्वल टू पीकेए भी होता है, क्योंकि माइनस लॉग इक्वल टू पीएच, 10 पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। कैसे हुआ, अभी आपने मैं यहाँ पे नोट में लिखा हुआ कि माइनस लॉग ऑफ वीक एसिड। अब वीक एसिड आपका क्या है H प्लस है, तो H प्लस का क्या होगा आपका पीएच मान वहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब माइनस लॉग KA ऑफ वीक एसिड इक्वल टू PKA, मतलब जो माइनस लॉग K है ये वाला है, इसका मान आपका क्या है PKA, तो आप वहाँ पे PKA रख दीजिए, तो पीएच इक्वल टू PKA प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेसिड, ये आपके वीक एसिड के लिए हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन है। देन अगर PKA माइनस डिसोसिएशन स्टेंट प्लस नेगेटिव 10G ऑफ के 10 ग्राम ऑफ KA, तो पीएच इक्वल टू PK प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट और KB बेस अपॉन सॉल्ट, ये आपका किसके लिए आ गया अगर वीक बेस है तो। अब हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ठीक है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन के ऊपर लिखते हैं तो क्या आता है पीएच इक्वल टू PKW माइनस PKB प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। हमको बफर इक्वेशन में इतना ही पढ़ना था। देन इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो हमारे हेंडरसन हेसलबैच के जो एप्लीकेशन है वो क्या है, फॉर ए डेफिनेट पीएच सॉल्यूशन, मतलब अगर कोई पीएच सॉल्यूशन है, ठीक है, वो डेफिनेट है मतलब एज इट इज कांस्टेंट है, इट्स इज एसेंशियल, यह एसेंशियल है टू ऐड सॉल्ट एंड एसिड और बेस टू वाटर इन डिजायर्ड रेशियो विच इज डिटरमाइंड बाय द हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, जो कि हम पिछली रिएक्शन में देख चुके हैं। सिंस सॉल्ट एंड एसिड आर एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन देयर कंसंट्रेशन आर
नोन। सीधी सी बात है कि उसकी अगर आपने एंडरसन हेसलबैच से उस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया तो सीधी बात है कि उसकी कंसंट्रेशन हमको पता चल जाएगी। दी पीकेए ऑफ वेरियस ड्रग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। आपने केमिस्ट्री में एक चीज सुना होगा कि पीएच इक्वल टू पीकेए, मतलब जिसका जितना पीएच होता है उसका ही उतना पीकेए भी होता है, बट कहीं कहीं पर यह गलत साबित तो होता है किसी किसी केज में। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस at any pH can be predicted provided strict solubility and pKa are known। देन आपका आता है बफर कैपेसिटी। मैंने आपको बफर कैपेसिटी का जनरल उदाहरण मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप को कितना, जैसे आपने 10 कैपेसिटी उसकी 10 है तो आप 10 ml तक उसमें एसिड बेस ऐड करेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से बफर रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच, मतलब जो बफर होता है वो किसी भी सॉल्यूशन के पीएच में चेंज होने का विरोध करता है। हाउएवर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डज चेंज, किसी प्रकार से अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच आप चेंज कर लेते हैं व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, ज़्यादा अमाउंट में एसिड या बेस का यूज करके आप किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर आप चेंज कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं बफर कैपेसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बफर टू पीएच चेंज इन रेफर टू एज ए बफर कैपेसिटी। ये आपकी वोकेज लैंग्वेज है, आपको समझ में नहीं आएगी, सीधा आप इसी तरह से समझिए कि बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसकी बफर कैपेसिटी 10 रख दी तो 10 ml तक अगर आप उसमें एसिड या बेस मिलाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है उसके पीएच में। तो बफर कैपेसिटी आल्सो रिफर्ड एज बफर इंडेक्स, मतलब बफर कैपेसिटी को किस किस नाम से जान सकते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने बफर कैपेसिटी पढ़ के गए हैं। ठीक है, अगर उसने वहां पे बफर वैल्यू पूछ लिया, बफर कोफिशिएंट पूछ लिया, बफर इंडेक्स पूछ लिया तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया। तो यही यहाँ पे इस लाइन का लिखने का मतलब यही है कि बफर कैपेसिटी आल्सो रिफर्ड एज बफर इंडेक्स, बफर वैल्यू, बफर कैपेसिटी या बफर कोफिशिएंट। इन चारों पांचों में से जो भी आपको पूछता है तो आप बफर कैपेसिटी के बारे में ही लिखेंगे। और जैसे मैंने आपको सेकेंड स्लाइड पे बताया था कि आप 50 ml सिरप ले लीजिए, उसमें बफर कंटेनिंग और उससे 1-1 ml, उसी तरह से आप यहाँ पे दर्शा देंगे तो आपको फुल इन फुल मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। देन द बफर कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। ठीक है, तो जो बफर कैपेसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से प्रेजेंट करते हैं। मैं आल्सो डिफाइंड एज, जिसको आप एक भाषा में और डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द रेशियो ऑफ द अमाउंट एडेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। कहने का मतलब क्या है कि आप कितनी रेशियो में, कितने कितने कंसंट्रेशन में, कितने ml पे आप उसमें ऐड करते हैं। टू बी स्मॉल वेरिएशन इन द पीएच, मतलब पीएच के चेंज में थोड़ा सा वेरिएशन, मतलब चेंज कर देना उसके पीएच में थोड़ा से चेंजिंग के लिए आप कितने स्ट्रांग एसिड या कितने स्ट्रांग बेस का रेशियो यूज करते हैं। अगर देखिए, अब अगर वहाँ पे पीएच में चेंजिंग आई, ठीक है, तो उसको आप डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, और पीएच डेल्टा पीएच का मतलब चेंज इन द पीएच। कॉल्ड बाय एडिशन, मतलब कहने का क्या है कि अगर आप उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसके जो पीएच में स्मॉल वेरिएशन होता है, मतलब पीएच उसका बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा पीएच से रिप्रेजेंट करेंगे। दी बफर कैपेसिटी रिप्रेजेंट बाय द बीटा। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच। अब बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, मतलब जो आप एसिड या बेस यूज करेंगे उसके पीएच को चेंज करने के लिए उसको आप बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देन डेल्टा पीएच क्या है, चेंज इन द पीएच आफ्टर एडिंग एसिड और बेस, सीधी सी बात है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के आधार से आप क्या कह सकते हैं, दी बफर कैपेसिटी हैज ए वैल्यू ऑफ 1। मतलब कहने का क्या है कि बफर कैपेसिटी अगर आपकी 1 है या 10 मान लीजिए या 9 मान लीजिए या 7 मान लीजिए, कितना भी मान लीजिए, व्हेन 1 ग्राफ ऑफ इक्विवेलेंट एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन इफ द डेल्टा पीएच इज 1 यूनिट। सीधा कहने का मतलब क्या है कि अगर उसकी वैल्यू 1 है, बफर कैपेसिटी की वैल्यू 1 है, तो अगर आप उसमें 1 ml एसिड या 1 ml बेस मिलाते हैं तो उसके पीएच भी उतना ही एज इट इज बना रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप 1.1 ml मिलाते हैं उसका पीएच फटाक से चेंज हो जाएगा। तो यही हमारी होती है बफर कैपेसिटी। कैलकुलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी की आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर वाइज देखिए। कंसाइडर एसिटिक बफर, मतलब आप एक बफर ले लीजिए, जैसे एसिटेट बफर ले लीजिए, क्या कंटेन किया होता है, 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन।
कहने का मतलब क्या है कि 0.1 मोल कंसंट्रेशन का सोडियम एसीटेट एंड 0.1 मोल कंसंट्रेशन का एसिटिक एसिड का आप 1 लीटर में एक सॉल्यूशन आपने बना लिया। अब उसमें आप क्या करेंगे, 0.01 मोल का NaOH ऐड करेंगे, लगभग आएगा 0.004 या 0.4 ग्राम के आसपास में आएगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। when 0.01 m मतलब मोल ऑफ NaOH इज एडेड, जब आप 0.01 मोल NaOH ऐड कर देंगे द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, मतलब जो सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी बाई 0.1 मोल पर लीटर, ठीक है। वेयर एज एसिटिक एसिड डिक्रीज, जहां पर एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, कितना हो जाएगा 0.01 मोल पर लीटर के आसपास में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि HAC, एसी मतलब एसीटेट आयन प्लस NaOH, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों के रिएक्शन कराए तो NaAC सीधी सी बात है बन जाएगा H2O हो जाएगा। तो जब आप HAC ले रहे हैं, ठीक है, तो 0.1 to 0.01 और जो आपका NaOH का कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल का कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे आपका जो NaC मिल गया, ठीक है, मतलब उसके सोडियम एसीटेट में जो इंक्रीज हुई, मतलब उसके कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज हुई कितना हो 0.1, और H2O जो आपका सॉल्ट कंसंट्रेशन है 0.01 मोल का आपको सॉल्ट मतलब वाटर मिल गया। तो HAC इक्वल टू एसिटिक एसिड एंड NaC इक्वल टू सोडियम एसीटेट सॉल्ट है जो कि। देन आता है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड रिप्रेजेंट बाय बफर, इक्वेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग साल्ट प्लस बेस अपॉन एसिड माइनस बेस बिफोर एडिंग NaOH, मतलब NaOH ऐड करने से पहले pH ऑफ द बफर सॉल्यूशन, जो pH अगर किसी सॉल्यूशन का बफर सॉल्यूशन मतलब बफर सॉल्यूशन का pH कितना था, pH इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग 0.1 प्लस 0 अपॉन 0.1 प्लस 0, तो उसका 4.76 प्रूव्ड हो जाता है pH इक्वल टू pKa, ठीक है। बफर कैपेसिटी डिक्रीज रेपिडली एज वी एडेड स्ट्रॉन्ग बेस इन हाईएस्ट अमाउंट, जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस हाईएस्ट अमाउंट में आप उसमें ऐड करते जाएंगे तो उसकी बफर कैपेसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। दी वन अनदर इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग बफर इक्वेशन कैपेसिटी, मतलब एक और अदर इक्वेशन है, मतलब जो बफर कैपेसिटी को मतलब कैलकुलेट करने के लिए क्या है, बीटा इक्वल टू 2.303 C KaH3O प्लस अपान Ka प्लस H3O का होल पावर। देन सी क्या है आपका, वहाँ पे टोटल बफर कनायन है, मतलब एंड के आपका क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट है, H3 आपका क्या है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अब बफर इंडेक्स कैपेसिटी डिपेंड ऑन 2 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। पहला पैरामीटर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट की या एसिड बेस की कितनी है प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ सॉल्ट टू दी दैट ग्लैंड। देन आपका आता है बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल बफर्स के बारे में, फार्मास्यूटिकल सिस्टम में। तो जैसे हमारा जो पहला बफर है, ठीक है, वो सैलिसिलिक एसिड का बफर है, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड स्टोर इन अ सॉफ्ट ग्लास बॉटल्स, मतलब जो सैलिसिलिक एसिड बफर होता है उसको आप सॉफ्ट बॉटल में स्टोर करते हैं। सोडियम आयंस लीस आउट कंबाइन विथ सैलिसिलिक एसिड टू फॉर्म सोडियम सैलिसेट एंड फॉर्मिंग ए बफर सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है कि जो सोडियम आयन होता है लीस आउट मतलब कंबाइन कर जाता है। अगर आप सोडियम आयंस की और सैलिसिलिक एसिड की दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको कौन सा फॉर्मेशन प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम सैलिसिलेट। देन क्या फॉर्मिंग करेगा ये सोडियम सैलिसिलेट, क्या यूज मतलब इसका यूज क्या होगा, एज ए बफर सॉल्यूशन। तो सैलिसिलिक एसिड है सोडियम सैलिसिलेट, दिस सर्व एज ए बफर मेंटेनिंग द पीएच प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेबल। देन एफिड्रीन या एफिड्रीन HCl, व्हेन HCl एडेड टू द एफिड्रीन फ्रैक्शन इट गेट्स कन्वर्टेड टू एफिड्रीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहने का मतलब क्या है, जब आप HCl और एफिड्रीन का दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगी, एफिड्रीन HCl मतलब एफिड्रीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जो कि आपका एक बफर के रूप में काम करेगी। सी हमारा क्या है, बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोरिक एसिड, जो बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट। कहने का मतलब क्या है, अगर आप बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट का अगर आप करवाते हैं
ठीक है, अगर आप उसका रिएक्शन करवाते हैं एंड क्वांटिटीली सोडियम क्लोराइड टू मेक द मिक्सचर व्हिच आर यूज्ड टू ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इन पीएच रेंज अबाउट 7 to 9। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट के रिएक्शन, वहाँ पे बोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम बोरेट मिलेगा। और जो सोडियम बोरेट होता है वो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आई ड्रॉप आती है, ठीक है, उसको उसके पीएच को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 to 9 होता है। ठीक है, देन आपका डी क्या है, मिक्सचर ऑफ साल्ट ऑफ सोडियम फॉस्फेट विद पीएच 6 to 8 NaCl टू मेक इट द आइसोटोनिक विद द बॉडी फ्लूइड। देन आपका आता है बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में बफर्स का क्या रोल है या सिस्टम क्या क्या है। पहले आपका ब्लड, ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी बफर सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग द पीएच 7.4। जैसे प्राइमरी के तौर पे आप बाइकार्बोनेट आयन ले लीजिए और सेकेंडरी के रूप में आप कार्बोनेट आयन ले लीजिए। व्हेन द पीएच ऑफ ब्लड गोज बिलो 7.0 या अबव 7.8, कहने का मतलब क्या है, अगर 7.4 जो इसका मतलब कहते हैं कि जनरल है आपका 7.4 पीएच है, ठीक है, अगर उसमें कोई बिलो अगर 7 हो गया, 7.4 से 7 हो गया और 7.4 से 7 दोनों में से कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपके लिए वो डेंजर हो जाएगा, आपके लाइफ के लिए, आपके वहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि आप सीधे डायलिसिस में चले जाएंगे। द पीएच ऑफ द ब्लड इन डायबिटिक कोमा इज रिपोर्टेड टू ड्रॉप एज लो एज 6.8। ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो बॉडी का पीएच होता है वो समथिंग अबाउट 6.8 के करीब में चला जाता है, इसीलिए उनकी डेथ वे जल्दी होने लगती है और उनको पकने फूटने लगता है एक हिसाब से, और बहुत ज़्यादा उनको वीकनेस होने लगती है। प्राइमरी बफर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जो प्राइमरी बफर होते हैं वो आपके प्लाज्मा में मतलब कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट सिस्टम। सेकंड आपका क्या, एसिड और एल्कलाइज साल्ट और फास्फोरिक एसिड एंड सिस्टम। सेकेंडरी बफर सिस्टम के रूप में प्रेजेंट इन एरेथ्रोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आरबीसीज में प्रेजेंट होते हैं। चाहे पहला क्या है, हीमोग्लोबिन सिस्टम में, सेकंड क्या है, एसिड और बेस साल्ट ऑफ द फास्फोरिक एसिड सिस्टम, दोनों सेम है। देन यूरिन का आता है, द यूरिन ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट हैज पीएच अबाउट 6.0, मतलब जो नॉर्मल एडल्ट होते हैं उनका जो नॉर्मल पीएच होता है यूरिन का 6.0 होता है, विद द रेंज ऑफ 4.45 to 7.8, जिसकी रेंज कितनी हो सकती है, 4.5 से 7.8, जो कि डेंजर एरिया में आता है। और डेंजर एरिया जैसे आपका यूरिन का एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप डायलिसिस में चले जाते हैं, अगर उसकी भी बेसिडिटी बढ़ जाती है तो आपको कुछ हार्ट अटैक की प्रक्रिया, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है। ठीक है, व्हेन द पीएच ऑफ यूरिन इज बिलो नॉर्मल, हाइड्रोजन आयनाइड इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज। देन आता है लैक्रिमल फ्लूइड, जो हमारे आंखों में आंसू आता है। ठीक है, द पीएच ऑफ टीएस इज अबाउट 7.4 विद द रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, मतलब उसका पीएच 7.4 से 7 to 7.8 और 8 भी हो सकता है। कब हो सकता है, खुशी के पल में, गम के पल में, या एक्साइटेड के पल में। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर आप खुश हैं तो आपका जो टीयर्स है उसका पीएच दूसरा होता है, अगर आप गम में डूबे हुए, आपका ब्रेकअप हुआ है तो उसका पीएच दूसरा होता है। अगर आपकी नौकरी चली गई है या किसी और माध्यम से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उसका पीएच दूसरा होता है। द लैक्रिमल फ्लूइड और टीयर्स हैव गुड बफर कैपेसिटी। लैक्रिमल फ्लूइड इज डाइल्यूटेड इन रेशियो ऑफ 1:15 with neutral distilled water because its pH range is slightly higher। तो आपके यहाँ पे जो है आपके ये यूनिट का जो बफर पार्ट है वो खत्म होता है 5th यूनिट का। आप सेकंड पार्ट में हम कौन से क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, बफर टाइसोटोनिक सॉल्यूशन से पढ़ेंगे, और पूरा जितना इसकी टोनिसिटी है, मेजरमेंट है, इन सब के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है या मैंने कुछ इसमें गलत बताया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि सीखना सभी को है। कुछ मेरे पास है तो आप लीजिए, अगर कुछ आपके पास है तो आप हमें दीजिए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड होती रहती हैं। एक्चुअली इस समय मैंने एक कंडीशन लगाया हुआ है कि जब तक आप 500 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम नोट्स आगे की अपलोड नहीं करेंगे। तो हमारे 480 या 482 के पार हो चुके हैं, तो हमारा मतलब है कि हम कल परसों में आपकी नोट्स अपलोड कर देंगे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देन अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।